दरवाजा खोलने के बाद ममता अपने सामने खड़ी युवती को पहचान नहीं पाई थी। मुझे आपने करीब महीने भर पहले दुल्हन के वेश में देखा था मैडम। मैं मयंक प्रजापति की पत्नी ऋतु हूँ। उसने शर्माते मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया तो ममता मन ही मन चौंक पड़ी। मयंक क्या साथ में नहीं आया है? नहीं, आपसे मिलने मैं आज अकेली आई हूँ। आओ, अंदर आओ। अपनी आंतरिक बेचैनी को काबू में रखते हुए ममता जबरदस्ती मुस्कुराई और ऋतु का हाथ पकड़कर उसे ड्राइंग रूम की तरफ ले चली। ममता मयंक की बॉस थी। उनके हाव भाव से कुछ कुछ जाहिर हो रहा था, मानो उन्हें ऋतु का बिना सूचना दिए यहाँ घर पर आना पसंद नहीं आया हो। बहुत छोटे से औपचारिक वार्तालाप के बाद उन्होंने ऋतु से कुछ रूखे स्वर में पूछा, मयंक साथ क्यों नहीं आया? उन्हें तो पता ही नहीं है मैडम कि मैं आपसे मिलने आई हूँ। मैं आज दोपहर से बहुत परेशान हूँ। क्यों? किसी ने मुझे फोन करके जो बताया है उसने मेरी सुख शांति हर ली है। क्या बताया है किसी ने तुम्हें फोन करके? यही कि मेरे पति मयंक और आपके बीच गलत तरह के संबंध हैं। व्हाट नॉनसेंस! ममता एकदम से गुस्सा हो उठी। मैं मयंक की बॉस हूं, रखेल नहीं। क्या तुमने मयंक से इस बारे में बात की है? नहीं मैडम। तुम मेरे पास किस लिए आई हो? मुझसे लड़ने? ममता ने उससे गुस्से से घूरा। बिल्कुल नहीं मैडम। ऋतु फौरन हड़बड़ा उठी। मेरी मम्मी का घर आपके घर के पास है। मैं बहुत परेशान थी, सो पहले मम्मी के पास गई। उनसे मिलकर मन शांत नहीं हुआ तो आपसे मिलने चली आई। आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। मुझे लगा कि अगर आप समझाकर मुझे तसल्ली दे देंगी तो मेरा मन जरूर शांत हो जाएगा। इन मामलों में समझने समझाने जैसा कुछ नहीं होता है ऋतु। मेरे जैसी सफल पर तलाकशुदा औरतों के बारे में अफवाहें उड़ाकर उनका चरित्र हनन करने में लोगों को मजा आता है और समझदार इंसान को उनकी बकवास पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जी, तुम शांत मन से घर जाओ। मयंक और मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा है। जी, दरअसल इस सिलसिले में ऑफिस से एक औरत का फोन मेरे पास आया था। औरत का? ऐसी खुराफातें औरतों को ही ज्यादा सूझती हैं। अगर वो पागल औरत फिर से कभी फोन करे तो तुम उसे इतनी बुरी तरह से डांटना कि उसकी दोबारा फोन करने की हिम्मत ही न हो। जी मैडम, मैं ऐसा ही करूंगी। गुड। यहां से तुम अपने घर जाओगी या मम्मी के घर? मैं मम्मी के पास जाऊंगी। मयंक वहीं मुझे लेने आएंगे। तुम चाय लोगी या ठंडा? नहीं मैडम, मुझे ऑफिस के कुछ जरूरी काम निपटाने हैं ऋतु। फिर कभी मन परेशान हो तो तुम मुझसे मिलने आ सकती हो, पर पहले फोन जरूर कर लेना। मेरा नंबर तुम्हें मयंक दे देगा। उसे विदा करने के लिए ममता झटके से उठ खड़ी हुई। थैंक यू। ऋतु को विदा करने के बाद ममता टेंशन और गुस्से का शिकार बन गई। कुछ मिनट उसने सोच विचार में बिताए और फिर अपने मोबाइल से मयंक का नंबर मिलाया। उसने जब मयंक को ऋतु से हुई बात की जानकारी दी तो वो हैरान हो उठा। मुझसे ऋतु ने इस बारे में कोई बात नहीं की। मुझे जरा भी भनक होती तो मैं उसे जरूर आपके पास आने से रोक देता। मयंक की आवाज बता रही थी कि पूरी बात सुनकर उसे तेज धक्का लगा था। उसे आज पहले कुछ डराओ धमकाओ, फिर बाद में प्यार से समझाना। मयंक, मैं नहीं चाहती कि भविष्य में वो फिर कभी मुझसे मिलने आए। ममता ने कठोर लहजे में उसे हिदायत दी। जी, ऐसा ही करूंगा। ऑफिस में ऐसी कौन औरत हो सकती है जिसने ऋतु को फोन किया होगा? मैं कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। हमें आगे ज्यादा होशियार रहना होगा मयंक। मैं सोच रहा था कि... क्या सोच रहे थे? यही कि इस बार टूर पर मेरी जगह तुम्हारे साथ कोई और चला जाए तो ठीक रहेगा। बेकार की बातें मत करो मयंक। तुम ही मेरे साथ चलोगे। शादी करके क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकालने की सोच रहे हो? मैंने तुम्हें इतने ऊंचे पद पर इसीलिए तो पहुंचाया है कि तुम मेरा साथ ना छोड़ो। तुम तो जानते ही हो कि लोग कितना इस पद को चाहते थे, पर मैंने तुम्हें ये पोजीशन अपनी वजह से दिलवाई है और अब तुम मेरे साथ इस रिलेशन को खत्म करने की सोच रहे हो। तुम मेरे कहने का गलत मतलब... मयंक, पिछले 2 सालों से हमारे बीच जो रिश्ता बना है उससे हम दोनों का फायदा हुआ है। हर महीने के 3-4 दिनों के टूर में मुझे तुम्हारा साथ जो मिलता है और मेरी सिफारिश पर
तुम्हें 2 सालों में कई प्रमोशन मिले हैं। अगर तुमने इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की तो मैं ये ऑफिस छोड़ जाऊंगी और तुम कोई और नई नौकरी ढूंढ लेना। ममता ने अपने से 5 साल छोटे मयंक को साफ शब्दों में धमकी दे डाली। ऐसी कोई बात मेरे दिमाग में उठी भी नहीं है। मयंक ने बेचैन लहजे में उसे फौरन आश्वस्त किया। गुड नाइट। ममता ने विजयी भाव से मुस्कुराते हुए झटके से संपर्क काट दिया था। मयंक की जब ममता से बात हुई तब वो अपनी ससुराल की तरफ जा रहा था। ममता से मिली धमकी ने उसका मूड खराब कर दिया था। मन को शांत करने के लिए उसने अपनी मोटरसाइकिल को अपने सबसे अच्छे दोस्त समीर के घर की तरफ घुमा दिया था। समीर को लेकर वो पास के पार्क में आया और बड़े ही संजीदा स्वर में उससे बोला, तुझे मेरी कसम है, मुझसे झूठ मत बोलना। बात क्या है? समीर उलझन का शिकार बन गया। कल शाम तेरे मेरे बीच जो बात हुई थी, क्या वो तूने रितु को बताई है? तेरी बॉस ममता के साथ चल रहे चक्कर वाली बातें? हाँ। मैं वो बातें रितु को क्यों बताऊंगा? तेरी जिंदगी की सुख शांति नष्ट करके मुझे क्या मिलेगा? वैसे हुआ क्या है? रितु कुछ देर पहले ममता से मिलने पहुंची थी। उसका कहना है कि किसी औरत ने फोन करके उसे ममता और मेरे बीच चल रहे चक्कर की जानकारी दी है। और तुझे शक है कि उसे ये जानकारी मैंने दी है? हाँ, मैं ऐसा बेवकूफ नहीं हूं। पर अब तू करेगा क्या? रितु को समझाना पड़ेगा कि वो ममता से फिर कभी न मिलने जाए, नहीं तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। तेरी जान भी अजीब मुसीबत में फंसी है यार। ममता से संबंध तोड़ेगा तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। उसको खुश करना चालू रखता है तो किसी न किसी दिन रितु को तो सब मालूम पड़ ही जाएगा। तब न जाने क्या होगा। वो बहुत ज्यादा इमोशनल है समीर। मैंने उसके साथ बेवफाई की तो वो अपनी जान दे देगी। उसके भाई लोग मेरी जान तो लेंगे ही। उसका एक भाई सेना में है, एक पुलिस में है। मेरा उससे झगड़ा करने का कोई मन नहीं है यार। आजकल जबरदस्त मंदी का दौर वैसे ही चल रहा है। नई नौकरी मिलना भी तो आसान नहीं है। समझ में नहीं आता कि समस्या को कैसे सुलझाऊं। कोई तरकीब बता कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। दोनों दोस्तों ने कुछ देर और माथापच्ची की, पर इस समस्या का कोई समाधान नहीं ढूंढ पाए। उस रात मयंक और रितु अपने घर 11 बजे के बाद पहुंचे। कपड़े बदलने के बाद रितु को अपने सामने बिठाकर मयंक ने उसकी ममता से हुई बातचीत का जिक्र छेड़ा। वो मेरी बॉस है यार। उस अनजान औरत के फोन के बल पर तुम्हें मैडम से मिलने उनके घर नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कभी कोई दूसरी औरत न थी और नहीं आएगी। आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना। वो हमारे जीएम की रिश्तेदार हैं और उनकी नाराजगी मेरी नौकरी छुड़वा सकती है। मयंक ने प्यार भरे भावुक लहजे में रितु को समझाया तो वो फिर कभी ममता से न मिलने जाने को मान गई थी। लेकिन रितु ने अपने वचन को निभाया नहीं। वो 2 दिनों बाद शाम को अकेली फिर से ममता के घर बिना कोई सूचना दिए पहुंच गई। कैसे आई हो? दरवाजा रोक कर खड़ी ममता ने नाराज होकर उससे यह सवाल पूछा तो रितु की आंखों में फौरन आंसू भर आए। आज फिर उस औरत का फोन आया था मैडम। रितु ने रुआसी आवाज में उसे जानकारी दी। तो मैं क्या करूं? मुझे बहुत घबराहट हो रही है, डर लग रहा है। तुम अपने घर जाओ रितु। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें बार बार समझाती रहूं। प्लीज मैडम, मैं कुछ देर आपके साथ बैठ लूंगी तो मेरी तबीयत संभल जाएगी। सॉरी, तुम अकेले ही या मयंक के साथ मिलकर इस मसले को सुलझाओ। मुझे तंग करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ममता दरवाजा बंद करना चाहती थी, पर रितु ने अचानक रोना शुरू कर दिया तो वो बहुत परेशान हो उठी। ममता अपने पड़ोसियों की दिलचस्पी का केंद्र बनकर उनके उल्टे सीधे सवालों का जवाब नहीं देना चाहती थी। उसने मजबूरन जल्दी से रितु का हाथ पकड़ा और उसे लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। मैं मयंक को अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ मैडम। अगर हमारे रिश्ते में कभी कोई दरार पैदा हो गई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। आप मेरी इस डायरी को पढ़ेंगी तो आपको फौरन पता लग जाएगा कि मैं उन्हें कितना ज्यादा चाहती हूँ। सुबह रही रितु ने अपने पर्स में से निकालकर एक डायरी ममता को पकड़ा दी। ममता उस डायरी को पढ़ना नहीं चाहती थी, पर रितु ने हाथ जोड़कर गुजारिश की तो उसने डायरी को बीच बीच में से पढ़ना शुरू कर दिया। रितु ने अधिकतर पन्नों पर
मयंक के प्रति अपने प्यार का इजहार किया था। उसके लिखे शब्दों को पढ़कर कोई भी समझ सकता था कि वो मयंक के प्यार में पागल थी। उसने जो 2 दिन पहले लिखा था, उसे पढ़कर ममता परेशान हो उठी। अगर मयंक ने उसे धोखा दिया तो वो आत्महत्या कर लेगी। इस वाक्य को रितु ने कई बार लिखा था। उस दिन दोपहर को रितु ने लिखा था, आज फोन करने वाली औरत ने अपने बेटे की कसम खाकर ममता और मयंक के बीच गलत संबंध होने की बात कही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मयंक का किसी दूसरे विभाग में तबादला हो जाए तो अच्छा हो। मेरे मन ने उल्टी सीधी कल्पना करना नहीं छोड़ा तो मैं न जाने क्या कर बैठूं। डायरी के इस पन्ने से नजर उठाकर ममता ने सिर झुकाकर बैठी रितु की तरफ देखा तो वो उन्हें सचमुच पागल सी नजर आई। उन्हें लगा कि ये अत्यधिक भावुक लड़की कैसा भी कदम उठाने में सक्षम थी। उन्होंने गहरी सांस खींचकर रितु को फिर से समझाना शुरू किया। वो उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। तुमने इस मामले में ज्यादा समझदारी नहीं दिखाई तो तुम्हारे साथ साथ मयंक भी परेशान हो जाएगा। उस फोन करने वाली औरत की आवाज पहचानते ही तुम फोन काट दिया करो। परेशान करने वाली झूठी बातों को दिमाग में घुसाने का कोई फायदा नहीं है रितु। अंत में ममता ने उससे ऐसा कहा और उठ खड़ी हुई। वो चाहती थी कि रितु अब अपने घर चली जाए, पर ऐसा हो नहीं सका। मैं मयंक को कितना तंग कर रही हूं, वो आज मुझे फिर से डांटेंगे। रितु अचानक फिर रोने लगी तो ममता का दिल किया कि वो उसका सिर फोड़ दे। रितु को शांत करने में ममता को घंटा भर लगा। उसे विदा करने के बाद वो देर तक अपनी कनपटियां मसलती रही, क्योंकि उसका सिर दर्द से फट रहा था। अगले दिन मयंक को अपने कक्ष में बुलाकर ममता ने उससे बहुत झगड़ा किया। रितु का जब दिल करता है वो मुझे परेशान करने मेरे घर चली आती है। क्या तुम्हारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है अपनी पत्नी पर? ममता गुस्से से फट पड़ी। मैं आज जाकर उसे अच्छी तरह खबर लेता हूं। ममता की नाराजगी दूर करने के लिए मयंक ने तेज गुस्से का प्रदर्शन किया। उसके साथ मारपीट मत करना प्लीज। वो पागलपन की हद तक इमोशनल है। उसने कोई उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो हम दोनों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। कुछ न कुछ सख्त कदम तो मुझे उठाना ही पड़ेगा। गुस्से से कम समझदारी से ज्यादा काम लेना प्लीज। ममता ने ऐसी हिदायत देकर उसे अपने कमरे से बाहर भेज दिया। उस रात 10 बजे के करीब मयंक ने ममता को फोन किया। डर और घबराहट के कारण उसकी आवाज कांप रही थी। रितु ने खुद को बेडरूम में बंद कर लिया है और वो सिर्फ रोए जा रही है। अब प्लीज तुम ही आकर उसे समझाओ। मयंक ने घबराए सुर में उससे गुजारिश की। पर वो रो क्यों रही है? गुस्से में आकर मैंने उस पर हाथ उठा दिया था। मेरे बार बार समझाने के बावजूद तुमने ऐसी बेवकूफी क्यों की? ये सब बातें बाद में भी हो सकती हैं। तुम प्लीज जल्दी यहां आ जाओ, उसे समझा दो। देखो मयंक, मैं नहीं आ रही हूं। उस पागल ने अगर अपनी जान लेने की कोशिश की तो मैं भी बेकार के झंझट में फंस जाऊंगी। जब तक उसे समझा न लो तुम भी मुझसे दूर ही रहना। बेहद चिंता से भरी ममता ने झटके से अपना फोन काटने के बाद उसे स्विच ऑफ भी कर दिया। उस रात रितु ने शयन कक्ष का दरवाजा तो घंटे भर बाद खोल दिया, पर उसकी नाराजगी के चलते मयंक को ड्राइंग रूम में सोना पड़ा। रात भर ममता और मयंक दोनों ही ढंग से नहीं सो सके, पर रितु के खर्राटों की आवाज मयंक ने रात में कई बार सुनी थी। अगले दिन शाम को ममता ऑफिस से घर लौटी तो उसने कुछ दूरी से रितु को अपने घर की सीढ़ियों पर बैठे देख लिया। उसका सामना करने की हिम्मत वो अपने अंदर नहीं जुटा सकी और वापस घूमकर अपनी एक सहेली के घर चली गई। जीएम से कहकर अगले दिन ही ममता ने मयंक के दूसरे विभाग में ट्रांसफर के ऑर्डर निकलवा दिए। उसने मयंक से मिलना जुलना भी बंद कर दिया। मयंक ने जब शाम को अपने ट्रांसफर की खबर रितु को सुनाई तो उसने गहरी सांस खींचते हुए कहा, अब मेरा मन शांत रह पाएगा। अब तो उस औरत का फोन आने से तुम परेशान नहीं होगी ना? मयंक ने उसे छाती से लगाकर सवाल पूछा। रितु ने उसकी आंखों में गहराई से झांका और एक रहस्यमयी सी मुस्कान होठों पर सजाकर बोली, मैं अतीत को महत्व तो नहीं देती हूं जनाब। हमें तो बस एक ही बात का ध्यान रखना होगा। किस बात का? अपने ड्राइंग रूम में हमें धीरे बोलना चाहिए। इस खिड़की के पास बाहर खड़ा हुआ इंसान अंदर की सारी बातें सुन सकता है। मैं कुछ समझा नहीं रितु। देर सवेर समझ ही जाओगे।
अभी तो मैं आपको आपकी मनपसंद सूजी का हलवा बनाकर खिलाती हूँ। रितु ने उसके गाल पर एक छोटा सा चुंबन अंकित किया और प्रसन्न अंदाज में रसोई की तरफ चली गई। कुछ दिनों पहले ड्राइंग रूम की खिड़की के बाहर खड़े होकर उसने मयंक और समीर के बीच हुई बातचीत को सुन लिया था। रितु के पास सोने का दिल है समीर, मैं उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकता हूँ। मेरी नौकरी जाए तो जाए, पर मैं ममता के साथ अब कभी नहीं सोऊंगा। मयंक की बात सुनकर रितु ने अपनी सारी नाराजगी भुलाकर उसकी सहायता करने का फैसला किया था। मयंक के करियर को नुकसान पहुंचाए बिना उसने ममता के चंगुल से उसे छुटकारा दिला दिया था। योजना बनाकर उसने ममता की सुख शांति को नष्ट कर दिया था। उसने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी थीं कि उससे दूर रहने के लिए ममता ने मयंक को अपने से दूर करने का फैसला खुद ही कर लिया था।